बैठेंगे, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को लिखते रहना, ठीक है, जो मैं बताऊंगी। देखो हमारा जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको 1.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? 1.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है, और आप लोगों को उस पर ये चीज लिख लेनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीपीसी का है, बीएनएस का है, इसका है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कि जो जब हम लोग एग्जाम देंगे तो हमें 1.5 घंटे में हमें सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा उसके आगे हमें इस तरह से लिख लेना कि ये सीपीसी का है, ये बीएनएस का है। क्योंकि उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस एक बार रीड कर लोगे, रीड करने के बाद जब आप लोग उसको पढ़ने बैठोगे तो ऐसा बार बार बेयर एक्ट थोड़ी ओपन करोगे कि अच्छा पहला क्वेश्चन सीपीसी का है तो हम लोग सीपीसी का बेयर एक्ट ओपन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बीएनएस का तो बीएनएस का बेयर एक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सीपीसी का ही सारे क्वेश्चंस देख लेना है। मान के चलो कि 100 में से 10 क्वेश्चन सीपीसी के हैं तो बस सीपीसी का बेयर एक्ट ओपन करके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर देना है। और जो आपका क्वेश्चन बेयर एक्ट से बनता है वो बेयर एक्ट से, और जो केस लॉज होंगे वो आपको अपने तरीके से टिक कर देने हैं। समझ गए क्या? सबको मेरी बात समझ? एक बार हैंड रेज कर दो जो नए वाले बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, और ध्यान से सुनते रहना, बस जो मैं बताऊंगी वैसा वैसा आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। क्योंकि देखो 3 घंटे का पेपर है और इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कहने को 100 क्वेश्चंस हैं लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है। ऐसा हार्डली 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा मुश्किल होंगे, बाकी सब इजी इजी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला पहला क्वेश्चन मान के चलो सीपीसी का आपने टिक कर लिया कि सीपीसी का, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, पेन यूज मत करना क्वेश्चन पेपर पे। फिर मान के चलो तीसरा कौन सा, बीएनएस का, तो यहाँ पे बीएनएस लिख लो कि ये क्या है, ये बीएनएस का है। और जब आप बीएनएस का बेयरक्ट उठाओ तो सारे क्वेश्चंस बीएनएस के अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। और ये जब आप 1.5 घंटे में, मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.5 घंटे में आपने एक बार सारे क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है। जो जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है आप उसको टिक करते रहो, जो नहीं आ रहा आप उसको बाद के लिए छोड़ दो। समझ गए क्या सारे जने? एक बार मैं देखती हूँ। उज्जवल समझ आया, वंशिका, अंकिता, बबीता, ठीक है, यस अली, मैम। हाँ, हर्ष आपको समझ आया ना? ठीक है। तो बस जैसे मैं बता रही हूँ याद कर लेना। और एक और चीज, रात को बैठ के जो मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगी, रात को बैठ के, हालांकि होता तो देखो 3 घंटे का पेपर होता है आपको, लेकिन क्या करना है आपको 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में कोशिश करनी है आपको सॉल्व करने की। अब क्या करना है, एक अकेले कमरे में बैठ जाना है, ठीक है। सबको मना कर देना कि मेरे वाले कमरे में आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सारे बेयरक्ट अपने पास रखने हैं। एक नोटबुक ले लेना, उस नोटबुक पे सारा लिख लेना कि 1 2 3 4 100 तक काउंटिंग लिख लेना। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा इसके आगे सीपीसी लिख लो, इसके आगे बीएनएस लिख लो, तो वैसे आप अपने नोटबुक में लिखते रहना। उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप बेयरक्ट से ओपन करके देखते रहना। क्लियर? बेयरक्ट अपने पास ही रखना। समझ गए क्या? आज रात को, अभी कितने दिन है, आज 4 तारीख है, 5 6, 4 5 6, आज रात को कम से कम आज रात को 2 क्वेश्चन पेपर करना, कल सुबह 2 करना, कल रात को 2, परसों सुबह 2, और कल परसों रात को 2। 6 7 8 आपके 8 क्वेश्चन पेपर ऐसे हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक है पीवाई क्यूज की तो वो सारी आपको करनी है, सारी, जितने भी मेजर सब्जेक्ट है सब करने हैं, सब मेजर सब्जेक्ट कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे जैसे मेरे को क्या है, मुझे सीपीसी बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा शुरू से ही। लेकिन जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग पढ़ के जाएंगे ना। तो ऐसा मत करना कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, सारे सब्जेक्ट करने हैं। अब जो माइनर है जैसे टेक्स्ट लॉ, आईटी एक्ट, लैंड एक्विजिशन, बहुत ही कम, एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो उसका बस आप क्या करना, इंडेक्स देख के चले जाना। समझ गए क्या? अब जैसे कि हमारा लेबर लॉ है, भाई लेबर लॉ थोड़ा पढ़ के जाना, लेबर लॉ का बेयर एक्ट खोल के देखना कि उसमें कितने एक्ट हैं। एक कंपनसेशन एक्ट है, एक फेयर वेजेस का है, फैक्ट्री एक्ट है। थोड़ा ध्यान से देख के जाना कि अच्छा इसमें ये है, इसमें 5 एक्ट है, ये वाले हैं, ठीक है। अब जैसे टीपीए का जो डॉक्ट्राइंस हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस हैं, पार्ट परफॉर्मेंस है, लीज पेंडेंस है, वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉज करके जाना कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जो मेन मेन चीज है ये आप छोड़ के नहीं जा सकते,
सबको समझ आया का भाई? सारे जने हैंड रेस करो, मैं सबको बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हैंड रेस करो। सबको समझ आया क्या? ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चंस कितने तरह के आएंगे? 1.5 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। 1.5 घंटे में आप लोगों को पढ़ लेना है। 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट होगा बेयर एक्ट से। जो क्या होगा? डायरेक्ट होगा। कैसे डायरेक्ट होगा? अब अगर आप लोगों के पास ये वही वाला क्वेश्चन पेपर है जो मैंने पहले भी कराया था, ठीक है बबीता, और मतलब बाकी सबको मैं बोल रही हूँ, ये वही वाला क्वेश्चन पेपर है सेम। क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं प्रॉपर एनालाइज उसको कर सकूं, तो मैंने इसी वाले क्वेश्चन पेपर में मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखो मैं जिससे आंसर पूछूंगी वही बताएगा। बस आपको क्या करना है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर सेट टू हैव कमेंस्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। अब इसने यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने प्रॉपर बता दिया है। इसने यहाँ पे प्रॉपर बता दिया कि सेक्शन नंबर 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। तो सारे जने 2 मिनट का टाइम ले लो, आर्बिट्रेशन का बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, बीएनएस का बेयर एक्ट अपने पास लेके आ जाओ, जो मेजर सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या लिखा कि सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे आर्बिट्रेशन का, इंडेक्स में जाके सेक्शन नंबर 21 देखेंगे सारे जने, और फिर सारे जने हैंड रेज भी करेंगे। ठीक है, आराम से ऐसे बैठे नहीं रहना है, स्क्रीन के सामने काम करना है, जो मैं बोल रही हूँ वो करना है आप लोगों को। और हाँ, बबीता, अंकिता, कनिका, करिश्मा, आप सब लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आता है, मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, सब लोगों को करना है। चलो, सबने खोल लिया क्या? सबने सबने बेयर एक्ट ओपन कर लिया क्या? हैंड रेज करो सारे जने, अली, हर्ष, जितने भी जने हैं। देखो, अब उसमें देखो सेक्शन नंबर 21 है, उसका पेज नंबर देखो क्या है। कोई भी बच्चा, कनिका, सेक्शन नंबर 21 की हेडिंग क्या है, रीड करके बताओ। कनिका, अंकिता, मैम जस्ट अ मिनट में अपने बेयर सॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, किसी ने ओपन कर लिया क्या? सिद्धांशु या वंशिका बताएगी। वंशिका, इसकी हेडिंग बताओ। मैम कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। हाँ, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। यस अब मैम। आपको इसका पेज नंबर क्या है, जो भी है 12, 15, वो ओपन करो, सेक्शन नंबर जहां पे है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है, मैं इसलिए ऐसे करवा रही हूँ, एग्जाम में ऐसे ही करना है। कहीं वहां पे सेक्शन नंबर 12 ऐसे ऐसे करो भाई, पहले इंडेक्स में देख लो उसका पेज नंबर क्या है, फिर आप उसको ओपन कर लेना। समझ गए क्या सारे जने? ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको रीड करना है। अब आपको ये आपको सारे एमसीक्यूज को मैच करना है। ठीक है, देखो वहां पे अब आप उसको सेक्शन को रीड करोगे ना। हेलो, मैं, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास। ठीक है, 1.5 घंटे बाद। ठीक है, ओके। ठीक है, अब सारे जने क्या करेंगे, सारे एमसीक्यूज को मैच करेंगे। मैच करेंगे ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ऑन द डेट ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज साइंड। अब उसको थोड़ा रीड करना, ध्यान से रीड करना, और मैच करने की कोशिश करना कि कौन सा आपका जो एमसीक्यू है या कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आपके बेयर एक्ट में। अच्छा, अब सारे जने, जिस जिसने कर लिया है वो हैंड रेस करके बताएगा। जिसने आंसर ढूंढ लिया है वो हैंड रेस करो। हैंड रेस करके ही रखना, मतलब करके ही रखना, वो मत करना। लोकेश,
आंसर बताओ कौन सा है इसका। बाकियों ने किया नहीं क्या? दिव्या आपने किया नहीं क्या? हाँ कर लिया। हैंड रेज करो। अच्छा अली आपने कर लिया क्या? ठीक है। लोकेश माइक ऑन करके इसका आंसर बताओ। चलो दिव्या आंसर बताओ इसका। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ भाई सबका सी है, किसी का बी तो नहीं है, समझ गए? ठीक है। अब देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सॉरी मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं लोकेश, बस जो मैं बोल रही हूँ ना आपको प्रैक्टिस करना है और वैसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Sorry, मैम। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 19। When is a confession made by person in the police custody admissible? कोई भी आंसर नहीं बोलेगा अगर किसी को पता है। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कन्फेशन के कौन कौन से सेक्शन है? कोई बता सकता है कन्फेशन के सेक्शन कौन से हैं भाई? 22, 23, 24 यही है। बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 22, 23, 24 कन्फेशन के बारे में बात करता है। अब देखो कहते हैं कि व्हेन इज अ कन्फेशन मेड बाय पर्सन इज अ पुलिस कस्टडी एडमिसिबल अंडर बीएस। कब एडमिसिबल हो जाएगा, कब हो जाएगा? अब आप वहां पे कन्फेशन के सेक्शंस खोलो, सेक्शन नंबर 22। सबने ओपन कर लिया क्या? वहां पे एक सेक्शन होगा पुलिस कस्टडी वाला, देखो ओपन करो। सबको मिल गया क्या सेक्शन? हैंड रेज करो सारे जने, सबको मिल गया क्या? श्रीनिवास सेक्शन मिल गया? मैं कौन से सेक्शन की बात करी? पुलिस कस्टडी। हाँ हर्ष, यस मैम। लोकेश आपको मिला? यस मैम। भारती मैम आपको मिल गया? यस मैम। हाँ अब वो सेक्शन आप रीड, हाँ अब वो सेक्शन आपको रीड करना है और वहां पे चेक करो कि कौन सा एमसीक्यू आपका मैच करता है। ओनली इफ इट इज मेड वॉलेंट्री इन राइटिंग, क्या राइटिंग में करने से चल जाएगा क्या? ओनली इफ इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ओनली इफ इट इज सपोर्टेड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। समझो बहुत बहुत मतलब कॉमन सेंस है कि जब भी हम लोग कन्फेशन करेंगे, आप सब लोगों को पता होगा पुलिस के सामने कन्फेशन कन्फेशन नहीं माना जाता। कन्फेशन कब माना जाएगा? जब हम लोग किसके सामने करेंगे? मैजिस्ट्रेट के सामने। तो किस किस को इसका आंसर मिल गया? मतलब 2 मिनट का टाइम ले लो, ढूंढ लो, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मुझे हैंड रेज कर देना किस किस को मिल गया। हम्म अंकिता मैं जैसे बता रही हूँ बस वैसे कर लेना, ठीक है? यस मैम। हाँ मिल गया आंसर आज उसका। रात को मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगी, आप सब ओके लोगों को वो करना है, ठीक है? और फिर मेरे से आंसर की ओके मैम। मांगनी है बाद में, करने के ओके बाद। ओके। अली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अली है क्लास में? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी। बी। सबका यही आंसर है? सबका यही आंसर है बी? ठीक है तो ऐसे आपको बेयर एक्ट से ढूंढना है, ठीक है? और ना मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो मैंने अभी मैं चाहती तो मैं पूरे पूरे टाइम पे भी ये सारी चीजें बता सकती थी, लेकिन आपको क्या करना है, मतलब मैं पहले भी क्लास ले सकती थी लेकिन मेरी क्लासेस चल रही थी तो मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। तो 2 दिन का टाइम है, कल और परसों का।
आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप वो चीज छोड़ दो, आप पढ़ने बैठो। अब आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ सिर्फ केस लॉज पढ़ने हैं, ठीक है, लीगल मैगजिम्स पढ़नी है और डॉक्ट्राइन्स पढ़नी है, बस। केस लॉज भी किसके, क्रिमिनल लॉज के, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। लीगल मैगजिम वो पढ़नी है और डॉक्ट्राइन्स पढ़नी है। जैसे टीपीए में है दो तीन डॉक्ट्राइन्स हैं, एक हमारी बीएनएस में है, एक नहीं है, दो तीन बीएनएस में। बस मेन मेन ये पढ़ना है। आज रात को बैठ के जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता रही, जो पुराने उनको भी बता रही हूँ कि आज रात को बैठ के ये तीनों चीजें आपको रट लेनी है, रट लेनी है बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ अब 2 दिन का टाइम है, कल और परसों का। कल और परसों आपको PYQs करने हैं, ठीक है। देखो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग AIB का एग्जाम दे रहे हो तो आप सब लोगों के पास PYQs होंगे, नहीं है तो क्वेश्चन पेपर होगा, कोई बुक होगी आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप उस बुक को कर लो, जो बुक आपके पास है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम वाले दिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम कैसे करे कैसे करे, हमें समझ नहीं आया, हम कंफ्यूज हो गए, इतने सारे बेयर एक्ट थे, हम तो बेयर एक्ट ढूंढते ही रह गए। समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिस करके जो प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के, 3 नहीं 1 घंटे 50 मिनट का टाइमर लगा के 100 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो आज रात को, कल सुबह बैठ के, ठीक है। और वहां पे टाइमर आपको सेट कर लेना। आपको ये सोचना नहीं है कि मेरे पास 3 घंटे, आपको ये सोचना है मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट और मुझे उसमें करना है, ठीक है। और वहां पे बैठ के प्रॉपर जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके सामने लिखते रहो कि ये CPC का है, कि बस बाद में एक बार जब सारा पढ़ लोगे तो उसके बाद बार बार डायरेक्ट ओपन करके बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट को देखते रहना, ठीक है। समझ आया कैसे करना है। और वहां पे डरने की जरूरत नहीं है भाई, सारे हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, बहुत आराम से रिलैक्स होके पेपर देना। अब है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी हमारा डायरेक्ट बेयर एक्ट से है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ लोकेश बोलो, कुछ बोल रहे हो। कुछ नहीं मैम, आंसर 39 सेक्शन। हाँ है ना। अब देखो मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ। अब जब हमारे ऑप्शंस में सेक्शन नंबर लिखे हैं, सेक्शन नंबर 38 39 36, तो आप क्या करोगे। आपको यहाँ पे बेयर एक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बेयर एक्ट है, बस इसका इंडेक्स ओपन कर लो। यहाँ पे इंडेक्स ओपन करके ये अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पहले देख लो सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है, क्या वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। 39 देख लो, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है श्रीनिवास। बी मैम। बी, ठीक है। ऐसे करना है भाई, सबको समझ आया क्या, ठीक है। ये बहुत हवा बना रखा है कि अरे कैसे करते हैं बेयर एक्ट से, कैसे ढूंढते हैं। पहले सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आप पहले इंडेक्स पे जाओगे। अगर आपका वहां पे सेक्शन नंबर लिखा है, अगर सेक्शन नंबर वहां पे है तो सीधा वहां पे जाओ। कई बार क्या होता है, हमें अंदर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है बेयर एक्ट को, हमें इंडेक्स पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का भी कोई इशू है, मतलब किससे करना है? जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पे वो बता देंगे, डोंट वरी कि कौन सा पेन यूज ओके करना कौन सा नहीं। लेकिन वैसे तो ब्लू पेन ही यूज करते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस आपको सब देंगे पेपर देने से पहले। आपको कहेंगे कि आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। पेंसिल यूज मत करना, वहां पे लिखा है कि पेंसिल यूज नहीं करनी है। पेंसिल यूज आप अपने क्वेश्चन पेपर में कर लो कि हाँ क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ गए क्या सारे जने, यस ठीक मैम। है। हाँ, और एक बार भाई सारे जने, आपने अपना रोल नंबर निकलवाया होगा, उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, वो इंस्ट्रक्शन सारे जने पढ़ के जाना। समझ गए, सारे जने हैंड रेस कर दो। आप पेपर देने जा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस सारे जने पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है किसी के पास तो मैं भेज दूंगी, मेरे पास है, मैंने मंगवाई थी एक स्टूडेंट से। चीटिंग, आप चीटिंग का सोच के क्यों जा रहे हो, आपको क्या जरूरत है किसी से चीटिंग करने की या किसी से पूछने की। आप आराम से बैठ के, आपके पास बेयर एक्ट होगा, 3 घंटे होंगे, आराम से बैठ के आपको आप पेपर करना अपना। और मैं मैम एक एक चीज डाउट, बता देती हूँ। हाँ मैम जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं मैम असर्शन वाले, मैम हाँ, उसको पहले करें या सबसे आखिरी में? वो सबसे आखिरी में करो, क्योंकि वो पता वो दिमाग खराब कर देते हैं वो क्वेश्चंस।
अब उन क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत सोचना पड़ता है, जैसे एजर्शन है, रीजन है, अभी मैं बताऊंगी। अब आपको उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा, अच्छा क्या ये पहले वाली स्टेटमेंट दूसरे वाली स्टेटमेंट से मैच करती है, क्या ये उसका रीजन है या नहीं है। तो बहुत सारी मतलब बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, 5 मिनट उसको देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो इजी वाला पहले आप उसको निपटा लो ना, मैम समझ 1 गए। घंटे में हो जाएगा इजी वाला? हाँ हाँ, आराम से होगा, आराम से। आपको ये नहीं, मैंने कहा ना, आपको ये नहीं सोचना कि कि आपके पास 3 घंटे, आपको ये सोचना आपके पास 1 घंटा 50 मिनट है। आपको इसमें पेपर पूरा करना है। हालांकि जो लोग पढ़ के जाते हैं उनका पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, हाफ टाइम में 1.5 घंटे में उनका पेपर हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको नहीं आता, आपको प्रोविजंस का नहीं पता, आपके पास बेयर एक्ट होगा, आप आराम से बैठ के ढूंढना, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो हड़बड़ी मत करना, मैं पहले बता रही हूँ, अगर हड़बड़ी करोगे तो सब आप मतलब भूल जाओगे या फिर सब गलत करके आ जाओगे, ठीक है। और जब आप OMR शीट भरोगे या कुछ भी करोगे, बहुत आराम से करना। पहले सारे आपको अपने आंसर्स को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना, उसके बाद फिर करना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ओके मैम, ओके। हाँ जी, चलो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम देना, मैं अपना बेयर एक्ट लेके आती हूँ। आपको वंशिका आप कुछ पूछ रहे हो क्या? No, ma'am. ओके, मतलब आपने हैंड रेस किया ना, इस वजह से, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दो, मैं बेयर एक्ट लेके आती हूँ। सारे जने अपना फैमिली लॉ का बेयर एक्ट ओपन कर लो, ठीक है, फैमिली लॉ। देख, देखो इसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट। 2 persons आर सेट टू बी विद इन अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब जब आप अपने हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट का इंडेक्स देखोगे, वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है डिग्री ऑफ अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 5 में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड है, और सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस में। पहले सेक्शन नंबर 2 ओपन कर लो, पेज नंबर 1 या 2 पे। सारे जने ओपन करो सेक्शन नंबर 2। देखो अगर किसी को ना समझ आए ना, तो माइक ऑन करके बोल देना कि मैम समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, घबराना मत, सारे हमारे जैसे ही हैं। देखो, अच्छा, कौन बताएगा? हर्ष, माइक ऑन करो। हाँ जी मैम। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन सी डेफिनेशन में है, कौन से वाली है? जस्ट अ सेकंड मैम। हम्म हाँ करिश्मा बताओ। मैम करिश्मा सेक्शन जी। जी, सबको मिल गई क्या यस। डेफिनेशन? ठीक है, हर्ष अपना बेयर एक्ट मैम अपने 2G पास में। रखना, ठीक है। हर्ष मिल गई हाँ ना जी मैम। मैं कहा डेफिनेशन मिल गई ना आपको हर्ष? नहीं मैम, मुझे नहीं मिली अभी। नहीं मिली, चलो ढूंढो, सारे जने ढूंढो भाई, सारे जने चलो जल्दी से। अगर मैम आप ढूंढ ली। लोग इतना
अगर आप लोग इतना टाइम लगाओगे ना तो नहीं हो पाएगा फिर एग्जाम में, फिर तो 10 घंटे भी बहुत कम है। उज्जवल आपको मिल गई? हाँ जी मैम। सुमित, जी मैम, गॉट इट। विजय, भारती मैम, अली आपको मिल गई? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। पहले वाला स्टेटमेंट देखो, 1 इज अ Ma'am, linear 3G है. 3G, हाँ Section 3 3G है, ठीक है, करेक्ट कर लेना भाई 3G, ठीक है। वन ऑफ द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, यहाँ पे आप चेक करोगे अपने बेरेक्ट में पहले वाला इसका पॉइंट देखो, इफ वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन। अब आप लोग कहोगे कि ये जो है यहाँ पे रिलेशनशिप कहाँ लिखा है, अब जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें रिलेशनशिप यहाँ पे ऊपर नहीं नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन के बाद, देखो एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड। दूसरा पॉइंट है इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन के बाद ये हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि भाई आप मैरिज नहीं कर सकते लीनियल असेंडेंट में। फिर दूसरा पढ़ो, इंक्लूडिंग अ रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन, आप एडॉप्शन में भी मैरिज नहीं कर सकते। फिर दूसरा, वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग अ रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड। अच्छा वंशिका, क्या हमारे रिलेशनशिप में हाफ और यूट्रिन ब्लड आएगा और फुल ब्लड आएगा क्या? Yes, ma'am. आएगा। भाई सबको पता चल गया कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया, साथ में दिया है कि आप यूट्रिन ब्लड हो चाहे हाफ ब्लड हो चाहे फुल ब्लड हो, आप वहां पे मैरिज नहीं कर सकते। लोकेश माइक ऑन करो, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। तीसरा पॉइंट, वन वॉज द, देखो ये जो सेकंड और ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल। तीसरा, वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और द फादर और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ब्रदर। अच्छा दिव्या, क्या ये तीसरा पॉइंट हमारा मैच कर रहा है बेयर एक्ट से? जल्दी से बताओ। मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है? बेयर एक्ट ओपन नहीं किया क्या? ओपन है सेक्शन 5 में। 3G है। 3G, नो, सेक्शन नंबर 3 का G वाला पॉइंट 3G। भाई जिसको नहीं पता चल रहा माइक ऑन करके पूछो। दिव्या मिल गया क्या? मिल मिल गया। अब आप ये देखो क्या ये पॉइंट मैच कर रहा है बेयर एक्ट से या नहीं? अच्छा लोकेश, क्या ये मैच कर रहा है या नहीं? हैंड रेस करो, माइक ऑन करो। Yes, ma'am, कर रहा है. कर रहा है। सबको मिल गया क्या? श्रीनिवास आपको मिल गया? अली आपको मिल गया क्या? उज्जवल, उज्जवल आपको मिल गया? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट देखो, इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ द टू ब्रदर और टू सिस्टर्स। तो जब आप अपने बेयर एक्ट में ओपन करोगे ये सारे पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपसे नीचे क्या लिखा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही बताओ इसमें से कौन सा है। तो अब आपने अपने बेयर एक्ट से सारे मैच कर लिए, सारे बिल्कुल सही हैं। और रही है रिलेशनशिप की बात, तो ये रिलेशनशिप भी, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? ये हमारे रिलेशनशिप भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले हैंड रेस कर दो किसको पता है।
उज्जवल, इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? विजय, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। डी। सबको समझ आया क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ए 1 2 3, ठीक है, ये सारे ही सही हैं। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये ऐसे वाले होते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दी जाती है, वो आपको मैच करनी होगी, उसके बाद फिर जो करेक्ट होगा आप उस पर टिक कर देना। ठीक है, सबको समझ आया? हम्म, देखो अब ये हमारे केस लॉज वाले क्वेश्चंस हैं। देखो केस लॉज वाले तो आप तभी कर पाओगे अगर आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो याद कर लेना एक कॉन्स्टिट्यूशन का केस लॉ, बीएनएस, बीएसए, सिर्फ मेजर सीपीसी और बीएनएस। ठीक है, मैम एक केस क्वेश्चन लॉ, था। हाँ हाँ जी बोलो। हेलो हाँ जी हाँ बोलो। मैम, रिसेंट जजमेंट्स आ सकते हैं क्या 2023-24 के? आ सकते हैं, एक दो आएगी, अगर आएगी तो एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हो, अगर आप रीसेंट जजमेंट पढ़ सकते हो तो एक बार ओवरव्यू ले लेना गूगल पे। ठीक है, ओके। देखो ये हमारे हैं क्वेश्चंस केस लॉ वाले। तो ये केस लॉ वाले तभी आपसे होंगे अगर आप केस लॉ पढ़ के जाओगे। तो आज रात को क्या करना, किसी ने कोई पढ़ाई करी है नहीं करी, आज रात को केस लॉ कर लेना। ठीक है, केस लॉ कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन के, बीएनएस के, सीपीसी के, ये सब करके जाना। और एक हमारे क्वेश्चंस कौन से होते हैं, assertion वाला ना, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा, assertion और रीजन वाला। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे assertion और रीजन वाले, ये आप सबसे लास्ट में करना, बहुत आराम से बैठ के। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 में से 2 या 3 आएंगे, 100 में से 2 या 3 आराम से बैठ के लास्ट में करना। इसमें क्या होता है, एक एजर्शन होता है और एक रीजन होता है। इनमें एक स्टेटमेंट कही जाती है, जैसे कि द भारतीय न्याय संहिता प्रिस्क्राइब द डेथ पेनल्टी फॉर अ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे बीएनएस में गैंग रेप के जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें बस कुछ ही सेक्शंस में क्या दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो एजर्शन है वो बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। रीजन पढ़ो, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू मेक ऑल द सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन वेल्युबल। कहते कि क्या इसका पर्पस ये है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू मेक ऑल द सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन वेल्युबल। मतलब कि क्या जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं क्या वो सारे नॉन वेलेबल होते हैं? देखो ज्यादातर हमारे जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस रहेंगे वो नॉन वेलेबल ही रहेंगे। तो इसमें क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा इसमें एजर्शन और रीजन सही है, एजर्शन और रीजन सही है। देखो इसमें क्या है, ए बी, देखो इसमें क्या है, ऑप्शंस देखो, बोथ ए एंड आर, एजर्शन और रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो रीजन में लिखा है क्या वो एजर्शन से मैच करता है? फिर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर है ए इज अ ट्रू बट आर इज अ फॉल्स, आर इज अ फॉल्स, ए इज अ फॉल्स एंड बट आर इज अ ट्रू। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इसमें आपको आंसर पता चल जाएगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन बबीता मैंने क्या बताया था, याद है क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने पहले क्या बताया था, किसी को पता है?
मैम शायद बी था। बी बताया था ना? हाँ ठीक है, बी। यस समझ मैम। गए? हाँ समझ गए क्या सारे जने? ए और बी सही, ए और आर सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डेथ पेनल्टी की बात करता है, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है, तो आपस में मैच नहीं करती स्टेटमेंट, ये एजर्शन वाले हैं। एक बार ये देख लो, देखो एजर्शन में क्या लिखा, अंडर BNSS if proclaimed person appears within a time specified in the proclamation the court shall release the attached property। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई proclaimed person, proclaimed जो भाग जाता है ना, भाग जाता है कोई क्राइम वगैरह करके, और उसको बोल दिया जाता है कि भाई प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है और तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, तो तुम आ जाओ। उसे टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर वो उतने टाइम पीरियड में आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द BNSS इज इंटेंडिंग टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। कहते हैं इसका क्या, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करने का मतलब ये है कि हम सामने वाले इंसान को कंपेल कर रहे हैं कि अपीयर होने के लिए, ठीक है, नॉट टू परमानेंटली डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए उससे छीन रहे हैं, हमारा मेन मोटिव उसकी प्रॉपर्टी लेना नहीं है, उसे बुलाना है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। समझ गए क्या? समझ आई क्या सबको मैंने क्या समझाया? अगर आपने BNSS पढ़ा होगा, प्रोक्लेम्ड पर्सन सबको पता होता है कि क्या होता है, जो भाग जाता है ना, अटैच उसकी प्रॉपर्टी की जाती है जब वो भाग जाता है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। समझ गए क्या? सबको समझ आया? रिपीट करूं क्या? देखो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रिपीट। हाँ, एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आपको लास्ट में करने हैं, ठीक है। इसमें एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपने पढ़ा है तो। इसमें एजर्शन नंबर ए, एजर्शन बोलता है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर आ जाता है हम टाइम पे, प्रोक्लेमेशन करने से पहले जो टाइम पीरियड दिया है उससे पहले आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। और कहते हैं कि इसका मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, इसका मतलब है कि हम उसे बुलाना चाहते हैं कि आप आ जाओ कोर्ट के सामने। समझ गए क्या? अगर अब आपको प्रोक्लेम्ड पता होगा क्या होता है, अटैच करना क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगा। समझ आया क्या? ठीक है, ये सबसे लास्ट में Yes, ma'am. करना, एग्जाम में ये सबसे लास्ट में करना। केस लॉज वाले क्वेश्चन बता दिए मैंने। एक जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल बुक से आएंगे, नॉर्मल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका आंसर आपको टिक करना होगा, ठीक है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट इफ एन, हेलो हेलो, क्लास ले रही हूँ मैं, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हम्म, ओके, ठीक, ठीक है। क्या चल रहा है इसमें? इसमें तो मैंने ऐसा नहीं कुछ भी बोला। हाँ समझ गई, ठीक है मैं समझ गई। हाँ हाँ समझ गई मैं, हाँ समझ गई मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर भेज देती हूँ, ठीक है, क्लास ले रही थी मैं। कितना हो गया, कितना हो गया? सर मैं क्वेश्चन पेपर भेजती हूँ फिर, ठीक है, ओके। देखो इसमें क्या है, an acceptance must be absolute and unqualified, what is the legal effect if offeree responds to the proposal introduce a new term,
अब जब आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, कि वो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होता है। व्हाट इज अ लीगल इफेक्ट, उसका लीगल इफेक्ट क्या आएगा। इफ एन ऑफर रिस्पॉन्स टू प्रपोजल इंट्रोड्यूस अ न्यू इफेक्ट। अब मान के चलो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी ने और वहां पे वो कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर देता है, तो पहला ऑप्शन पढ़ो, इट बिकम्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, न्यू टर्म्स इज इनकॉर्पोरेटेड। It operates a valid acceptance if a new terms is not a material alteration. It constitutes a counter proposal by rejecting the original proposal. देखो what is the legal effect if an offer in response to proposal introduce a new term. अब इसमें क्या किया, प्रपोजल आपने ए ने प्रपोजल दिया बी को कि आप मेरी कार 10 लाख में खरीद लो। बी ने कहा 10 नहीं, मैं तो 8 लाख में खरीदूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे इसने ओरिजिनल वन क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सबको समझ आया क्या, हैंड रेज कर दो सारे जने भाई। सबको समझ आया। ये नॉर्मल क्वेश्चन हमारी बुक से आया था, नॉर्मल। ठीक है, कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उज्जवल आपको समझ आया। उज्जवल क्लास में है क्या? बाकी जितने भी जने हैं, श्रीनिवास आपको समझ आया कि मैंने कैसे बताया? हाँ समझ आया। ठीक है। अब देखो के बाद एक हमारा क्वेश्चन आ सकता है इलस्ट्रेशन वाला। कौन सा क्वेश्चन आएगा, इलस्ट्रेशन वाला। आपको वहां पे बता रखा होगा, इलस्ट्रेशन दे रखी होगी। ठीक है, और फिर उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे कि बताओ ये कौन से किस चीज से रिलेट करता है, या फिर इसे क्या कहेंगे। जैसे मान के चलो ए ने क्या देखा, ए ने बी की चोरी कर ली, कोई चीज चोरी कर ली और वो भाग गया। तो ऑप्शन लिखा होगा कि इसने थेफ्ट किया, इसने एक्सटॉर्शन किया, क्रिमिनल ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन किया, क्या किया, तो इसने थेफ्ट किया। तो आपको इस पे टिक करना होगा। ठीक है, ऐसे इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। समझ गए क्या? इलस्ट्रेशन, जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस मैंने टिक करवाई थी क्लास में, बस वही कर लेना, उसके बाद अलावा करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कभी कभार ऐसा होता है कि वो इलस्ट्रेशन खुद से दे देते हैं, बेयर एक्ट से नहीं देते, खुद से कोई एक आधी इलस्ट्रेशन 21 हाँ कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है वो इलस्ट्रेशन खुद भी क्या कर देते हैं, अपने आप से इलस्ट्रेशन बना के दे देते हैं कि बताओ इसमें क्या होगा। तो जरूरी नहीं है कि बेयर एक्ट वाली इलस्ट्रेशन आए, और इतनी सारी इलस्ट्रेशन होती हैं तो हम उसको याद भी नहीं रख पाएंगे ना। समझ गए? तो इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस। हाँ 21 यही वाला करना है क्या रिधि, बीएसए वाला? हाँ देखो बीएसए, अब इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन अ सर्टेन टर्म्स। कहते ए ने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं आपको इंडिगो दूंगा कुछ सर्टेन टर्म्स पे। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन द फैक्ट बी हैड पेड A the price of other indigo contracted for verbally on other occasions। कहते इसमें इन्होंने एक चीज क्या है, एक चीज इन्होंने और ओरली कर ली कि यहाँ पे क्या है, पेमेंट करेगा B had paid A the price of other indigo, या जितना भी वो इंडिगो बाकी का जो भी लेगा
वो सब वर्बली उन्होंने कर लिया ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे ओकेजन या आगे कभी दूसरी बार जब वो खरीदेगा तब। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो। ओरल एविडेंस ये दिया गया, ओरल एविडेंस ये दिया गया कि नो पेमेंट वाज, कि कोई पेमेंट नहीं दिया गया अदर इंडिगो के लिए। दिस एविडेंस इज एडमिसिबल। क्या ये एडमिसिबल होगा? कोई बता सकते हैं क्या? बताओ। बताओ, कोई बता सकता है क्या? बताओ ये सही है कि नहीं? मैम एडमिसिबल। हाँ। यस मैम। अच्छा, ओरल एविडेंस हम लोग दे सकते हैं क्या? यस मैम। कब दे सकते हैं? यस मैम मैम अनलेस एंड अनटिल वो कोई कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ना हो या हाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ना हो। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने जो वर्बली किया, पेमेंट दिया नहीं दिया, वो उन्होंने राइटिंग में नहीं किया। तो भाई जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो ओरली करेगा ना, वो उसके अलावा वो और क्या कर सकता है? तो ये करेक्ट है, सही है। दूसरे वाला पढ़ो। A agrees absolutely in writing to pay B 1000 rupees on 1 March. The fact that at the same time an oral agreement was made but the money should not be paid till 31st can be proved. देखो इसमें क्या हुआ, A ने एग्री किया एब्सोल्युटली राइटिंग में टू पे B 1000 रुपीज। वो राइटिंग में करता है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम पे oral agreement was made, same time पे oral agreement, an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st can be proved. बताओ इसमें क्या होगा? यस मैम, ये भी ओरल एग्रीमेंट है तो ये भी ओरली प्रूव होगा। कैसे होगा? मैम ओरल एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में। एक बार हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। A enter into a written contract with B to work a certain mines. A enter करता है written contract में, हाँ, या B वाले ऑप्शन में कह रहे हो ना? यस मैम, मेरे हिसाब से दोनों जो अग्रीमेंट्स है ना वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है, लाइक जो उनके टर्म्स है दोनों में अलग अलग टर्म्स है और सेम टाइम पे बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो चीज वैलिड नहीं होगी। हाँ, क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि राइटिंग में बोल दिया कि एक आपको 1 तारीख को देना है, उसके बाद वो 31st बोल रहा है ओरली। एक बार देखते हैं, चलो बी वाला भी छोड़ते हैं, पहले सी वाला एक बार पढ़ते हैं, सी और डी पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है रिद्धि। ए एंटर इनटू अ रिटन यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, ए एंटर इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क अ सर्टेन माइंस। ए बी के साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करता है कि माइन में काम करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ बी, वो जो माइन है, वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? बी की है। ए एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में अपॉन सर्टेन टर्म्स। A was induced to do so by misrepresentation of B as to their value. The fact may be proved. कहती है अगर वो किसी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, this fact may be proved, क्या उसको प्रूव किया जा सकता है क्या? May be proved, बताओ कोई जना, कोई जना बताएगा क्या माइक ऑन करके? वंशिका, रिधि, मैम इसमें जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाई गई थी कॉन्ट्रैक्ट में वो मिस रिप्रेजेंट करी गई है, हाँ। मतलब वो कोई और प्रॉपर्टी थी हाँ। ओरिजिनली और दूसरी दिखाई गई है, तो ये वही वॉइड होएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रूव अगर हम कर देंगे तो ये वॉइड हो जाएगा। हाँ, तो सब मेरे हिसाब समझ, से स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, सब समझ गए क्या? वंशिका समझ आया? उसने यस मैम। मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो, ए ऑर्डर अ गुड्स फ्रॉम बी बाय अ लेटर। ए क्या करता है? ऑर्डर करता है गुड्स को बी से बाय अ लेटर, लेटर लिख, इन विच नथिंग इज सेड एज द टाइम ऑफ द पेमेंट। यहाँ पे जब वो लेटर लिखता है तो वो क्या नहीं करता? वो टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में बात नहीं करता। एंड एक्सेप्ट द गुड्स ऑन द डिलीवरी, और गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है डिलीवरी पे। बी सू ए फॉर द प्राइस, बी ने ए पे केस लगा दिया, किसके लिए? प्राइस के लिए, पैसा के लिए। ए में शो दैट गुड्स वर सप्लाइड ऑन द क्रेडिट फॉर टर्म्स स्टिल अनएक्सपायर्ड। देखो समझो मेरी बात को, इसमें इसने ये चीज बताई है कि यहाँ पे उसने
एक ना नॉर्मल चीज है, देखो जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं, अगर उसने हमें नहीं भी कहा कि आप पेमेंट कर देना, तो एक रीजनेबल टाइम होता है ना पेमेंट करने का, हैंड रेज करो, समझ रहे हो क्या? एक रीजनेबल टाइम होता है पेमेंट करने का। मान के चलो अगर आज मैं एक बुक खरीद के लेके आई हूँ, तो चलो भैया मेरे दोस्त हैं, तो मैं उसको 2 दिन 4 दिन के बाद पैसा तो दूंगी, ऐसा थोड़ी कि 2-3 साल उसका पैसा ही नहीं दूंगी। तो इसने बोला कि वो केस लगाता है कि भाई तूने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो वहां पे वो बता देगा ना कि भाई अब तक उसने पेमेंट नहीं किया है, मैं उसको सामान डिलीवर करा चुका हूँ, सप्लाई कर चुका हूँ, तो मेरा पैसा मुझे चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी आप लोग प्रूफ कर दोगे केस वगैरह लगा के, ये सब सही है, तो यहाँ पे बी वाला ही गलत है। समझ गए क्या? सबको समझ आई क्या? रिधि समझ आया? रिधि आपको इसमें क्या डाउट लगा था? यस मैम। मैम इसमें मुझे वही थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी, मतलब एप्रीहेंड करने के लिए। वैसे मुझे आंसर पता था, बट आई जस्ट वांट टू रिकन्फर्म, थोड़ा समझ आ गया अब अच्छे से ना। सही है ना? और हाँ हमेशा याद यस यस रखना मैम। जो टाइम ऑफ पेमेंट है, अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ पेमेंट नहीं भी मेंशन ना, तो वो एक रीजनेबल टाइम होता है, रीजनेबल। और वो रीजनेबल क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 साल, वो कोर्ट डिसाइड करता है, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते। समझ गए क्या? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब इसमें पता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में पता क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें से गलत कौन से, क्योंकि कई बार जब हम लोग पढ़ते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो हमें सारी ही सही लगती है, सारी ही। ठीक है, सारी ही हमें क्या लगती है, सही लगती है। समझ गए क्या? चलो अच्छा, अब सारे जने क्या करेंगे, अपने आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन का बेयर एक्ट ओपन करके क्वेश्चन नंबर 26 मुझे करके दिखाएंगे। जो आंसर ढूंढ लेगा, वही करना है, सेम प्रोसेस करना है, अपना सेक्शन नंबर खोलना, उसको रीड करना एक बार, और जो कर लेगा वो हैंड रेज कर देना। हाँ डिफरेंट ऑथर के लेके जा सकते हो, लेकिन वो विदाउट नोट्स वाला होना चाहिए। ठीक है, सारे जने इसका आंसर मुझे बताएंगे, हैंड रेज कर देना जो कर लेगा। दो मिनट का टाइम ले लो आप लोग, ठीक है।
तो डिलीट कर देंगे। सबने सबने कर लिया क्या? हैंड रेज करो जिसने भी कर दिया। हो गया मैम? ठीक है। अंकिता आपने कर लिया? अंकिता यस मैम। हाँ, इसका क्या है आंसर बताओ। मैम इसका आंसर सेक्शन बी है, वो आंसर बी। ठीक है। अच्छा सबका बी आया क्या? यस मैम। जिससे मैं पूछूंगी वो माइक ऑन करके बताएगा। दिव्या हाँ। ठीक है। भारती भारती बबीता मैम वो क्वेश्चन डिस्प्ले कीजिए ना। देख भारती हाँ बबीता मैम प्रीवियस ईयर बुक में मैंने इसके आंसर आता सांगते मी खूप क्या कौन बोल रहा है ये? मैम प्रीवियस ईयर बुक के क्वेश्चंस में इसका आंसर 4 है, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंक्रीमेंट मेजर अंडर सेक्शन 17। कौन सी वाली बुक में? मैम मैंने जो प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी है। हाँ अच्छा बाकी वो क्या आंसर आया? मैम बी आंसर आ रहा है, सेक्शन 11 के बारे में मेंशन नहीं है मैम इसमें। अच्छा वंशिका मैम आप मैं ऐसा आपको शेयर कर रही हूँ एक बार, हाँ शेयर कर दो ग्रुप में एक बार। क्योंकि मैम मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने भी बी मार्क किया था तब। ठीक है ठीक है। रिधि आपका क्या आंसर आया? मैम एक्चुअली मेरे पास सारे बेरैक्स नहीं है, बट मैंने सॉल्व सब कर रखा है और चेक कर रखा है कि वो सही है, मतलब मेरे ना मैं एक बार घर जाके आपको बता दूंगी। हाँ हाँ आप ऐसा करना रिधि ग्रुप में डालना ठीक है मैसेज। ओके मैम। मैम वंशिका मैंने शेयर आप कर दिया आंसर आपको। की और क्वेश्चन की फोटो भेज दो। मैम मैं मैंने ग्रुप शेयर में कर दिया आपको व्हाट्सएप पे। एक सेकंड में देखती हूँ। ठीक है फिर ऐसा करो मेरे को 1 मिनट का टाइम दो मैं आपको अभी बताती हूँ ठीक है। अच्छा बाकी सबका क्या आंसर आया था भाई जो बाकी जने हैं? उज्जवल आपका क्या मैम बी आंसर आ आया? रहा है। बी आया मैम। बी आया बी। सबका बी आया विजय? यस मैम आंसर बी। ठीक है विशाल का भी बी आया ठीक है। मैम आंसर बी ही होगा बिकॉज जो क्लॉज 2 है ना उसमें सब क्लॉज बी में जो सेक्शन 17 है ना उसकी बात हो रखी है, सिर्फ सेक्शन 11 ही है जो पूरे सेक्शन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एक सेकंड में अभी अपना बेयर ओपन करके देख ही लेती हूँ ठीक है क्यों कंफ्यूज करना। रुको।
इसका आंसर बी ही होगा, इसका आंसर बी ही है। एक बार रात को मेरे को वंशिका ग्रुप में मैसेज डाल देना, याद Yes, करवा देना, एक बार मैं अपने फ्रेंड से पूछ के डिस्कस करके मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, समझ गए क्या सारे जने? अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, मतलब वैसे मैं ऐसे ट्रिक्स मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 2 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी कौन आया क्लास में? ठीक है, देखो रिधि आप भी ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो मैम आवाज मुझे ही क्लियर नहीं आ रही है, सबको तो ऐसे हो रहा है। बताओ भाई। मैम नेटवर्क इशू है, हमें भी ऐसे ही हो रहा है। किसी का माइक आवाज आवाज कम आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा फिर 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट रुक जाओ। अभी आवाज सही आ रही है? हैंड रेज कर दो सारे जने, जिसको नहीं आ रही मुझे बता दो। अभी सही है क्या सबको? हाँ ठीक है। अब 2 चीजें मेरी याद रखना, देखो अब जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस या टॉपिक या ऑर्डर, आप उसको अपने बेयर एक्ट के इंडेक्स पे क्या कर लेना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे डॉट लगा लेना पेंसिल से, ज्यादा डार्क नहीं, बिल्कुल हल्की सी सामने ऐसे हल्की सी डॉट लगा लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, और उसको रीड करके जाना। आप देखो ऐसे मत करना बेयर एक्ट ऐसे बंद आया और बंद ही उठा के लेके चले गए, एक बार उसको खोल के देख लेना भाई, आज और कल में उसको खोल के देख लेना, ठीक है? कि उसके सामने हल्का से डॉट लगा लेना कि इंपॉर्टेंट। अब ज्यादा हाईलाइट या ऐसे ऐसे मत करना कि किसी को दिख जाए, इस तरह से डॉट लगानी है कि किसी को दिखे ना। जब आपकी चेकिंग हो तो जो आपका बैग चेक करे उसको दिखे ना कि अच्छा आपने यहाँ पे डॉट वगैरह लगा रखी है। सब समझ गए क्या? सबको समझ आया? वैसे मैं ऐसी ट्रिक्स बताती नहीं हूँ, है मैम इनके देख ले डॉट लगा तो नहीं हो यार, कुछ नहीं होगा यार, डॉट ही तो है। लेकिन आप ऐसे गड़ा के मत करना ना, पेंसिल से हल्का सा लगाना, ठीक है? ठीक है। अब दूसरी चीज, मान के चलो आपने सारा पेपर कर लिया, 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से आपको 12 क्वेश्चंस नहीं मिले ही नहीं, कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपसे हो नहीं रहा, वो अब ये तो मिल ही नहीं रहे। मतलब अगर अब मेरे सामने 100 बुक्स भी लाके रख दोगे मुझे तो भी नहीं क्वेश्चंस मिलेगा, वैसी हालत होगी आपकी पेपर के लास्ट में। आपने कुछ नहीं करना है, आपने इन सबके एक आंसर लिख के आ जाने हैं। एक कैसे, या तो ए या बी या सी, समझ गए क्या? अब ऐसा क्यों, समझो। अब 12 क्वेश्चंस हैं, 12 में से अगर आप सबके ए करके आए तो कोई तो ए वाला होगा, 3 या 4, कोई तो बी वाला, अगर बी करके आए हो तो कोई ना कोई 3 या 4 तो बी वाले होंगे ना, तो 3-4 तो करेक्ट हो जाएंगे। तुक्का मत मार के आना, मुझे तो इसका ये लग रहा है मैं ये टिक कर रहा हूँ, ये सही लग रहा है ये कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो जाता। जो भाई मैं आखिरी में बता रही हूँ, कहीं पहले ही पेपर में ऐसे कर दो, ऐसा नहीं करना। जो आखिरी में क्वेश्चंस बच गए जो नहीं हो रहे उसको आपको ऐसे करना है। सब समझ गए क्या? अब मैं एक और चीज बताती हूँ, जब आपने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो कई बार जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आंसर्स कई बार ए के आते हैं, कई बार बी के आते हैं, या फिर जो ज्यादा बार आंसर आएगा ना उसको लिख के आ जाना। मान के चलो आपने 100 क्वेश्चंस करे, ज्यादा बार कौन आया? ए आया, सबका मतलब ज्यादा ए वाले आपने टिक करे तो आप ए लिख के आ जाना। ए इसमें सब में 12 जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उसमें ए टिक करके आ जाना। अगर सारे बी वाले हैं
तो फिर बी टिक करके आ जाना, ज्यादातर अगर बी वाले हैं। समझ गए क्या? हैंड रेज करो। सब समझ गए मैं क्या समझा रही हूँ भाई? सबको समझ आया? मैम सॉरी पर प्लीज रिपीट करो एकदम हाँ देखो देखो दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने सारे क्वेश्चन कर लिया, पेपर का आखिरी टाइम आ गया, 12 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो, अब नहीं होगा, अब ऐसे वाली हालत है, तो इन सबके आंसर आपको एक लिख के आने, या तो ए या बी या सी। अब इसमें से अब 12 में से कोई 3 या 4 तो सही हो जाएंगे। क्लियर है क्या? मतलब सबका आंसर आप ए सब 12 के 12 ए। अब इसमें से कोई ना कोई तो ए वाला होगा, कोई ना कोई बी वाला होगा। और दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखना कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें ज्यादा आंसर्स कौन से आ रहे हैं, ए वाले आ रहे हैं, बी वाले आ रहे हैं। अगर बी वाले आ रहे हैं तो सारा बी टिक करके आना, बी। ठीक है, समझ गए क्या? ऐसे करके आना। वैसे ऐसी कोई ट्रिक्स बताता नहीं है, लेकिन मैंने खुद भी कर रखी है। अभी जैसे एग्जाम होगा मास्टर्स का, तो मैं वहां पे भी यही करती हूँ। जैसे जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ मास्टर्स के ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो मैं उसमें भी ऐसे ही कर लेती हूँ, और उसमें से 2 या 3 तो सही हो ही जाते हैं, तुक्का मारा हुआ। तो ऐसे करके आ जाना आखिरी, जब कुछ ना समझ आए आखिरी में करना क्या है, तो ऐसे करके आ जाना। 12 में से 3 या 4 तो सही हो ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। समझ गए? समझ आया सबको? लोकेश आपको समझ आया? ठीक है। और हाँ भाई, मैं ये कोई बोल नहीं बता रही हूँ, मतलब इसे अच्छे वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना। ये चीज मैंने बताई है तो इसे पॉजिटिव में लेना, ठीक है? क्योंकि मैं कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो कि इस चीज में नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे पॉजिटिव वे में लेना कि भाई जब आपको कुछ नहीं आ रहा ना लास्ट में, तो आप ऐसे करके आ जाओ। ठीक है? हाँ पास तो हो जाओगे, लेकिन उसमें से सही भी तो होने चाहिए ना, गलत पे टिक मत करके आना भाई। बहुत सोच समझ के टिक करना, ठीक है? बहुत सोच समझ के कि इसका आंसर है प्रॉपर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये सेक्शन नंबर लिखा, अच्छा ये लिखा, चलो टिक, डायरेक्ट में लिख लिया, चलो टिक। भाई एक बार बाकी ऑप्शंस पे भी निगाह मारना, मतलब उसको भी देखना, ठीक है? उसको भी एक बार रीड करना ना कि दूसरे ऑप्शंस में क्या लिखे, क्या पता वो सही ना हो, ये वाला सही हो जाए। तो आपकी ये ड्यूटी है, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, पेंसिल उठा लेना, जो क्वेश्चन आता रहेगा उसको करते रहना। पहली ड्यूटी यही है, क्वेश्चंस को रीड करना, उसके सारे एमसीक्यूज को साथ में रीड करना। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो एक मतलब सांस लेके आराम से उसको बैठ के आराम से सोचना कि अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, फिर टिक करना। ठीक है? जो नहीं आएगा उसके सामने लिख लेना, ये सीपीसी का है, ये बीएनएस का है, ये एस का है, और इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 घंटा और 50 मिनट है, आपको इसमें पेपर अपना करना है, तो आपका पेपर 3 घंटे में बहुत आराम से पूरा हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझ गए? 1.5 घंटे में आपने सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, एक बार रीड कर लो। रिद्धि समझ आया? 1.5 घंटा बहुत होता है, बहुत कहने को। देखो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मैं बोली प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। जो नहीं आएगा उसको लिख लो कि ये नहीं आ रहा, ये सीपीसी का ये नहीं आ रहा। उसके बाद फिर बेरक उठाना स्टार्ट करो 1.5 घंटे के बाद, बारी बारी से बीएनएस के 5 क्वेश्चन आए तो पहले बीएनएस के सारे कर लो, फिर आईटी का कर लो, सीपीसी का कर लो। पहले मेजर करना, मेजर के बाद आपको करना है माइनर। ठीक है? सबको समझ आया क्या? एक बार मैं पूछ लेती हूँ। अब किसी का कोई डाउट किसी भी चीज को लेके, वो अपना माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ मैं मान लो हमने लगा दिया, बाद में लगा समझो मेरी बात। अब आपको क्या करना, देखो आपको पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे हल्का हल्का टिक लगाते जाना। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये टिक ऐसे लगाते जाना कि अच्छा इसका ये सही है, ये सही है। अब मतलब कि बहुत आराम से करना यार। जब आप भरोगे,
जब आप OMR भरोगे तो तब बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 29 का बी तो ऐसे टिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पेपर में कर रहे हो, अगर कई बार लगता है कि ये नहीं है तो ये है, तो आप इसको कट कर दो, या तो पेंसिल यूज करोगे ना तो उसको इरेजर लेके जाना, इसको रब करके इस पे टिक कर देना, ऐसा आराम से करना, ठीक है। हाथापाई मत करना वहां पे पेंसिल और क्वेश्चन पेपर के साथ, समझ गए। वरना कई बार क्या होता है ना, इरेजर, अपनी इरेजर पेन पेंसिल सब लेके जाना। हम पता हंसने वाली बात नहीं है यार, हम ऐसे ही बोलते हैं, मतलब ठीक है। तो आराम से करना। नहीं जी नहीं, नहीं होगी। हाँ अरे भाई ये क्या होगा, चलो सही, सब समझ गए क्या? किसी का कोई डाउट? अच्छा मैं एक और चीज बता रही थी, सब इरेजर अपनी लेके जाना। अगर कहीं पर गलत हो जाता, एक आपने गलत टिक कर दिया तो उसको रब करके फिर दूसरे पे टिक कर लो, और ना ऐसा काटा मारोगे, यहाँ टिक करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम अब कौन सा करें, किस पे टिक करें, कौन सा सही था। समझ गए क्या? तो इरेजर अपने साथ में लेके जाना, ठीक है। हाँ किसी का कोई और क्वेश्चन भाई, जो नए स्टूडेंट थे उनका? हाँ अलाउड है, कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो, सुमित तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्कूल के बैग में चंदन का कहना, चांद का कहना, क्या लेके आना पड़ेगा? हाँ मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट, समझ के सारे जने ट्रांसपेरेंट। यार वैसे इतने ज्यादा बेयर एक्ट तो है नहीं, आप हाथ में भी उठा सकते हो। ये सही क्वेश्चन है, अरेंजमेंट कैसे करना है मैंने बताना ही था, लेकिन अभी मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी बताते हैं। आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। मतलब हाथ में उठा के लेके जा सकते हो। यार आप लोग एक बार ट्राई तो करना ना, अपने पेरेंट्स उठा के, हम लोग तो ऐसे ही लेके चले जाते हैं, समझ रहे हो। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसे करना वैसे करना, तो उठा के चल पड़े, बस चले जाओ। यार ये कई बार होता है सेम आ जाता है, कई बार अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, तो वो आप सोचो ही मत कि सारे, जो आएंगे हमारे क्या बोलते हैं सेट नंबर आएंगे ABCD, तो उसमें सेम आएगा या अलग अलग आएगा, वो मत सोचो। बस आपको अपने पेपर पे ध्यान देना है, आपके पास जो सेट आएगा बस समझ लेना, आपको बस यही है, औरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे बता देती हूँ, वैसे अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम होता है, ऊपर नीचे होता है, थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा अलग भी दे देते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे अलग अलग होता है, ज्यादा सेम भी नहीं रहता, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो पूछ रहे थे कि कैसे बेयर एक्ट को वो करना है, मैं बता देती हूँ। देखो भाई एक लाइन लगा लेना अपने मेजर सब्जेक्ट्स को, एक लगा लेना। मैं सबसे पहले मेजर करने हैं, मेजर में भी वो करना, आपके पास IPC आया होगा और BNS, IPC और BNS साथ में रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन, BNS, CPC सब सीरीज में, और इस तरह से रखना, जैसे कि इस तरह से रखना कि जब आप ऐसे रखोगे ना तो यहाँ पे आपको उसका नाम दिखे, समझ गए। अपने सामने ऐसे रखना कि आपको उसका नाम दिखे, समझ गए क्या। फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अच्छे कौन सा, समझ गए क्या सारे जने, सबको समझ आया क्या। इस तरह यहाँ से रखना। अब जैसे माइनर है, ये माइनर है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिखा होगा। कैमरा ऑन है मेरा, सबको दिख रहा है कि कैमरा, मेरा कैमरा ऑन है, ठीक है। ये यहाँ से नाम पढ़ लेना भाई सारे जने, ठीक है। अब जो माइनर होगा, अब माइनर का मैं बताती हूँ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट ऐसे पतला सा है, फैमिली लॉ का पतला सा है, और TPA का भी पतला है, ठीक है। मैं चलो लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो
ये हमारे ये रहा सीपीसी, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, ये 5 तो एक जगह एक लाइन इसकी। और दूसरा माइनर में कैसे, एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, एक है हमारा टीपीए, एक है हमारा फैमिली। ये आप साथ में रखोगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सामने रखना, ऐसे ढूंढना ना पड़े आपको। सबसे लास्ट में रखना आईटी एक्ट, आईटी और कौन सा आईपीआर है एक, ये बहुत ही बेकार सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, सबसे नीचे रखना। ये सबसे ऊपर रहेंगे और बीच में रहेगा हमारा लेबर लॉ, कंपनी लॉ भी ऐसे ही रख लेना। वो मोटा बेयर एक्ट तो वो दिख जाएगा कि अच्छा ये कंपनी का है, ये लेबर लॉ का है। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ आया? रिधि, मेधा और जिसने भी सुमित ने क्वेश्चन पूछा था, सबको समझ आया? ऐसे करना। हाँ मैम मैंने ना टैक्सेशन किया नहीं। छोड़ दो वो, उससे एक आधा क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, रहने दो। अच्छा 4 आ रहे हैं? अच्छा बेयर एक्ट मिल गया क्या? मैम बेयर एक्ट मैंने Amazon से ऑर्डर किया। ऐसा करना फिर रिधि, उसका अलग करना पड़ेगा ना? यस। उसमें आया नहीं ना, उसमें जो सेट मंगवाया। ठीक है, फिर ऐसा करना कि आप उसको या तो खरीद लेना या मंगवा लेना, देख लो जैसा भी होता है। ठीक है रिधि, आप ऐसा करना, आपने जहां से मंगवाया है ना वो लिंक आप ग्रुप में डाल दो, ताकि सब, मतलब जैसे परमिंदर सर के पास भी नहीं है वो बेयर एक्ट टैक्स वाला, अगर कहीं को, अगर आपको अपने कोर्ट से मिलता है, आपके आसपास जो कोर्ट होगा वहां से अगर आपको मिलता है वहां से ले लेना, वरना ऑनलाइन एक बार आप ऑर्डर करके देख लो। वैसे आज कल 2 दिन का टाइम रह गया, अभी ऑनलाइन आएगा नहीं। अच्छा, इस पे कुछ Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि कोई जल्दी डिलीवरी कर दे अगर ज्यादा पैसे दे दे? ऐसा कोई सिस्टम है क्या इस पे? मैम होता है, अभी भी जैसे प्राइम वालों के पास संडे तक आ रहा है लास्ट मेरी लोकेशन पे भी। अच्छा, फिर संडे को तो एग्जाम ही है ना। हाँ, इनकम टैक्स ही लेना है ना रिद्धि, एक बार इनको नाम क्लियर कर दो यार, मुझे इतना पता नहीं है। हाँ ग्रुप में डाल दो। अच्छा सुनो रिधि, मैंने वो भी बताया था टॉट का, आज रात को आपको टॉट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? उसकी तरफ से आप चिंता मत करना, समझ के केस लो, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन टॉट का आज रात को आपको 12-1 बजे तक मिल जाएगा, कल सुबह उठ के पढ़ लेना उसको। ठीक है रिधि? अंकिता कोशिश करना कि आप टैक्स का लॉ का जो बेयर एक्ट है वो आप खरीद लो, सारे जने खरीद लेना भाई। 4 नंबर मुझे लगा कि 2 दिन पढ़ा नहीं है यार, वो मुझे भी नहीं आता टैक्सेशन लॉ, तो ऐसा करना, इंडेक्स देख लो बस, आप उसका क्या कर सकते हैं, इंडेक्स देख लो बस, ठीक है? अब जो नहीं आता इंडेक्स देख लो, लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट। हाँ टेस्ट पेपर है, आप मैम भेजोगे क्या? हाँ अभी भेजती हूँ मैं, रुको मैं भेजती हूँ, अभी भेज देती हूँ, रुक जाओ। बाकी ना जो आपके पास बुक है, जो आपके पास एआईबी वाली बुक है ना, उसको तो पूरा सॉल्व करके ही जाना, ठीक है? ओके। सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे से आंसर की मांग लेंगे करने के बाद। हाँ जी मैम 23 के बाद से पहले 23 के बाद वाला करो, उसके बाद टाइम मिले तो उससे पहले वाला कर लेना, ठीक है? पीडीएफ डाउनलोड करके, हाँ जो आपने पीडीएफ जस्ट भेजा है यही वाला प्रीवियसली है क्या? हाँ दिसंबर वाला, दिसंबर। अच्छा मैम, और भी है मेरे पास, हाँ भेज रही हूँ मैं, भेजती हूँ। ओके।
एक्चुअली यार क्या है, मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला, कल पूरा दिन सब ऐसे ही मेरा टाइम चला गया। लेकिन फिर मैंने पीडीएफ वगैरह काफी ढूंढा तो मुझे मिल गया, मैं अगर चलो मैं ये भेज देती हूँ। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, सब अब मुझे पर्सनली आंसर वो करके लिख के मुझे फोटो भेजेंगे, उसके बाद फिर मेरे से आंसर की मांगेंगे और फिर मुझे अपने आंसर्स बताएंगे कि कितने बन रहे हैं। ठीक है सारे जने। रिधि अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसके अलावा तो मुझे फिर पर्सनली मैसेज कर लेना। ठीक है मतलब अगर और क्वेश्चंस चाहिए और ज्यादा तो फिर मुझे कर लेना भाई। जिसको भी और सारे क्वेश्चंस चाहिए होंगे ये करने के बाद वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगी। ठीक है भाई जो नए स्टूडेंट है उनका कुछ डाउट कुछ। मैम अभी मेरा तो एग्जाम नेक्स्ट ईयर रहेगा, हाँ जी तो आप थोड़ा गाइड करो मुझे, मतलब एआईबी का एग्जाम नेक्स्ट ईयर है। हाँ अभी तो मेरा फिफ्थ ईयर चालू है। बस आप ऐसा करो फिर अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा करके सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो। ठीक है धीरे करके सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो। मतलब ऐसा मत करना कि आप सिर्फ एआईबी के लिए पढ़ रहे हो। एआईबी का एग्जाम तो आपका हो ही जाएगा, आप किसी और एग्जाम जैसे जुडिशरी की या बाकी जो सब हमारी जो पीपी के एग्जाम आते हैं उसकी आप तैयारी स्टार्ट कर दो करना। धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो एआईबी का एग्जाम बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है हाँ मैंने 2 क्वेश्चन पेपर भेज दिए ना। मैम आप ये ग्रुप डिलीट मत कीजिए एग्जाम। नहीं करूंगी, नहीं ये तो ग्रुप ऐसे ही बने रहते हैं मेरे तो, इतने पुराने ग्रुप भी सारे ऐसे ही बने पड़े हैं। क्योंकि अभी पीडीएफ में भी रेफर करना पड़ेगा, इवन एग्जाम को मिलेगा ठीक है।